नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। माई सेल्फ साइनी वर्मा, केमिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। समुच्चय तो सेट्स के बारे में हम लोग रियल लाइफ में भी बात क्या करते हैं। समुच्चय के बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं कि इस चीज का पूरा सेट हमको चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा सेट हमको चाहिए, मतलब उसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं सारी की सारी चीजें हमको चाहिए, या पार्टिकुलर कुछ चीजों के समूह को हम लोग सेट बोलते हैं रियल लाइफ में। तो समुच्चय सिद्धांत जो है, समुच्चय का जो इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज कैंटर, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर ने किया था। और समुच्चय हम लोग का रिलेशन, फंक्शन यानी फलन वगैरह में, फलन में, त्रिकोणमिति वगैरह में यूज हुआ करता है आमतौर पे। तो हम लोग इसको जो है टोटल डिटेल में देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका जो चलेगा एनसीईआरटी पैटर्न पे चलेगा, क्लास 11th एनसीईआरटी, जो बुक में आपके एग्जाम्पल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। तो इसका जो इंट्रोडक्शन दिया था, इसका जो खोज किया था जॉर्ज कैंटर, जर्मन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय और उसका निरूपण, कि हम लोग समुच्चय किसे कहते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसको निरूपित कैसे किया जाता है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, जैसे बोला जाए कि भारत की सभी नदियों का समूह, भारत की सभी नदियों का समूह, या बोला जाए भारत के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों का समूह। या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का समूह, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समूह। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं कि भारत की सभी नदियों का समूह। तो भारत में जितनी भी नदियां हैं वो क्लियर कट सबको पता है, सॉरी सबको पता क्या है, अगर नहीं भी पता है लेकिन वो वेल डिफाइन है, कहने का मतलब आपको पता चल सकता है कि भारत की जो नदियां हैं वो पता है, एकदम क्लियर है। कि अगर आपको कोई बोले कि नील नदी जो है भारत की नदियों के समूह में है कि नहीं है, तो नील नदी भारत की नदियों की समूह में नहीं होगा। यानी ये जो समूह बता रहा है, उस समूह को हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें कौन से तत्व हैं और कौन से नहीं हैं। दूसरा है भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का समूह। तो भारत के जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनको क्लियर कट जो है डिफाइन है, वो जितने भी हुए हैं उसमें कोई अदला बदली नहीं कर सकते। आपको कोई भी नाम दिया जाए तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के समूह में हैं या नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समूह। प्रेमचंद ने जो है जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो भी क्लियर कट पता है। आपको कोई भी उपन्यास दिया जाए तो आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए हैं, अगर ये आपको बता दिया जाए तो ये सेंटेंस क्या है, एक समुच्चय निरूपित कर रहा है, यानी कुछ चीजों को बता रहा है जो क्लियरली हमको पता है कि उस जो है समूह में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है, सेट बोला जाता है। यानी समुच्चय क्या होता है,
अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी तो एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, जैसे भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह। एक सेंटेंस से लिखा है भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह। फिर कुछ और लिख देते हैं, विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का समूह। तो शुरुआत में 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, भारत की सभी नदियों का समूह, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का समूह, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समूह, भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह। तो 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो इसमें किसी पर्टिकुलर खेल का नहीं दिया है, तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर किसी को लिस्ट बनाने को दिया जाए तो कोई इसमें किसी को रखेगा, कोई किसी को रखेगा। इसमें आप कुछ भी 10 लोग ले सकते हैं, या इसकी संख्या थोड़ा कम कर दी जाए, मान लो 5 कर दी जाए, तो 5 जो है आप सचिन तेंदुलकर को लिखेंगे, अभिनव बिंद्रा लिखेंगे, या 5 लोग कोई भी लिखेंगे, तो इसमें किसी और को बोला जाए कि यही लिस्ट आप बनाओ तो वो उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ का यहाँ पे मीनिंग क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, किस आधार पे आप सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, ये कोई क्लियर कट डिफाइन नहीं है कि सर्वश्रेष्ठता किस आधार पे दिखाएंगे, ये क्लियर नहीं। इसीलिए हम लोग 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का अगर चयन करने जाए भारत के, तो चयन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए जो है ये कोई भी खिलाड़ी अगर दिया हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस समूह में होगा कि नहीं होगा। तो ये जब समूह ही डिफाइन नहीं है, समूह क्लियर कट नहीं पता है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि वो इस समूह में है कि नहीं है। यानी एक स्टेटमेंट ऐसा है, ये एक ऐसा जो है ये सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह। क्रिकेट के बारे में तो थोड़ा बहुत सब लोग इंटरेस्ट रखते ही होंगे, तो अगर बोला जाए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह, तो आप अपने फ्रेंड से अगर चर्चा करें कि यार दुनिया के सबसे टॉप जो है क्रिकेटर्स कौन से हैं अभी तक जितने हुए सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटर्स, तो कोई जो लिस्ट बनाएगा उसमें कोई किसी को रखेगा, कोई किसी को नहीं रखेगा। कोई सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को रखेगा, कोई जो है सबसे ज्यादा एवरेज जो है रन बनाने वाले को रखेगा, कोई सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले को रखेगा। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग क्राइटेरिया से उसको देखेंगे। तो इसमें जो जितने 5 नंबर जो आएंगे वो क्लियर डिफाइन नहीं है, तो ये भी सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी ये जो है सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये भी सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, ये जिसको डिफाइन कर रहा है वो क्लियर कट डिफाइन नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का समूह। तो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का समूह, कोई बोलता है कि जो सबसे जो है कम गेंदों पे सबसे ज्यादा रन बनाता हो, कोई बोलता है कि जो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाता हो, कोई बोलता है कि भाई जो खतरनाक का मतलब कि जो लास्ट ओवर में आके जो है बहुत सारे रन जो है पीट देता है उसको खतरनाक बोला जाएगा। तो अगर इसको लिस्ट बनाना हो तो अभी आप अपने फ्रेंड से चर्चा करेंगे तो जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ये तीनों सेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सेट की डिफिनेशन पे आ गए कि हम लोग किसको सेट बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। तो सेट हम लोग उसको बोलेंगे, यहाँ से सेट की डिफिनेशन भी। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हैं या कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों है
ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह है। कोई भी वस्तु इस तीनों, इसमें अलग अलग तीनों को देखेंगे हम लोग, कोई भी वस्तु इसमें है या नहीं हम लोग इसको क्लियरली बता सकते हैं। कोई वस्तु इस समूह में है या नहीं हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, इन सबको जो है हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि हम लोग कोई भी वस्तु इसमें है या नहीं है हम लोग नहीं बता सकते। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे कि ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। कोई वस्तु इस समूह में है या नहीं हम ये नहीं बता सकते। तो यहीं से हम लोगों का जो समुच्चय का जो एकदम जो बेसिक जो डिफिनीशन है वो आ गया कि जब क्लियर कट डिफाइन होगा, बहुत सारे समूह होंगे और वो समूह क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि समूह के एलिमेंट, समूह एलिमेंट अभी कहना नहीं, अभी आगे आएगा एलिमेंट, कि समूह में कौन कौन सी वस्तुएं हैं ये हमको क्लियरली पता होनी चाहिए और वो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो हम लोग उसको सेट कहेंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 जो है लिखे हैं, ये 3 सेट हैं और ये 3 सेट नहीं है क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। एक बार फिर से कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह, सर्वश्रेष्ठ का कोई पर्टिकुलर मानक नहीं होता कि उसी मानक के आधार पे आप लिख पाओ। अगर ये लिखा जाता कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटरों का समूह, तो वो सेट हो जाता क्योंकि जो भारत की तरफ से खेलने वाले सबसे ज्यादा 5 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो क्लियरली पता है। ठीक है। और हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स जो यूज करते हैं, जो अभी इसके पहले भी हम लोग जो है सेट का यूज करते हैं, तो कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या, अभी समुच्चय की हम लोग परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग केवल उसको थोड़ा डेवलप कर रहे हैं कि क्या होता है। कैपिटल एन को मैथमेटिक्स में जो है ये यूज किया जाता है अभी भी और हमेशा यूज किया जाएगा। जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह, उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक आप जोड़ते चले जाओ, ये पूरा ये सब क्या होता है? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। यानी कैपिटल एन मैथमेटिक्स में कहीं पे यूज होगा, वो किसके लिए? सभी प्राकृत संख्याओं के समूह के लिए यूज होगा। जेड यूज होता है या यूज होगा भी पूर्णांकों का समूह। पूर्णांकों का समूह। पूर्णांक नंबर क्या होते हैं? जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इन सबको क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। ये इधर जो है -4 -5 -6 इधर -∞ तक जाएगा और इधर भी बढ़ता चला जाएगा। तो इन सबको क्या बोला जाता है? पूर्णांकों का समूह। यानी इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल क्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है परिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्याओं का समूह। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बाई क्यू के रूप के होते हैं। डिफिनेशन क्या होता है परिमेय संख्या? p बाई क्यू के रूप की, जहां q जो है 0 नहीं है और p और q क्या है?
P और Q पूर्णांक हैं। तो ये परिमेय संख्याएं होती है, यानी हम लोग कहें कि -4, -3/2, 0, 10/5, 6, 7, ये सब जो है ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। Q जब 0 होगा तो 0 में भाग जो है, 0 से भाग किसी संख्या में परिभाषित नहीं है। Z हो गया, Q हो गया, R, कैपिटल R, ये सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह, सभी वास्तविक संख्याओं का समूह, सभी वास्तविक संख्याओं का समूह, यानी जितने भी रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हम लोग देखते हैं, ये सब सारे जो है वास्तविक संख्याओं के समूह के अंतर्गत आ जाएंगे हम लोग। Z+ हम लोग लिखते हैं धन पूर्णांकों का समूह, धन पूर्णांकों का समूह। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णांक देखे थे, जो पूर्णांक में जो धन संख्याएं होंगी, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो 0 के इधर सारी ऋणात्मक पूर्णांक है, और इधर वाले क्या हो गए, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गए। 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, आपका धन पूर्णांकों का समूह हो गया। धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं एक ही होती हैं। Q+ को लिखा जाता है धन परिमेय संख्याओं का संग्रह या समूह, धन परिमेय संख्याओं का समूह। तो परिमेय संख्याओं में हम लोग देखते हैं ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती हैं, तो केवल धन संख्याएं रखी जाएंगी तो उनको क्या बोला जाएगा, Q+ से डिनोट किया जाएगा। जैसे हम लोग लिखें 6/2, 10, 5, 3/8, 9/12, ये सब क्या हो गया, आपका धन परिमेय संख्याओं का समूह हो गया। R+ क्या होता है, R+ सभी धन वास्तविक संख्याओं का समूह, R+, सभी धन वास्तविक संख्याओं का समूह। तो ये कुछ टर्म है हम लोग जो है ये हमेशा मैथ्स में यूज होगा, NZQR, Z+, Q+, R+। तो ये जो रिप्रेजेंट किया गया हम लोगों का, ये देखिए ये पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत सारे नंबर्स है ना, प्राकृत संख्याएं। तो इसको एक सेंटेंस में बोलने के बजाय कि प्राकृत संख्याओं का समूह है, या इसको लिखने के बजाय हम लोग कैपिटल N लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट पड़ता है। तो जो सेट होता है, समुच्चय, ये हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक स्टेटमेंट के रूप में हम लोग बता देते हैं, और अभी मैथमेटिकली भी हम लोग डेवलप करेंगे कि किसी भी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से समुच्चय की डिफिनीशन पे आ सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सीधा सीधा डिफिनेशन हो गया कि सुपरिभाषित का मतलब कि क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए कि कोई भी वस्तु उस समूह में है या नहीं है, हम क्लियर कट बता सकें, तो उसी को क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे समुच्चय की डिफिनेशन लिखेंगे। समुच्चय में हम लोग क्या लिखेंगे डिफिनेशन, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को
समुच्चय कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कुछ। हम लोग पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। ये समुच्चय होगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें आपको कोई बोला जाए कि कोई वर्ड देके कि सॉरी कोई लेटर देके कि बी आपका इसमें है कि नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं कि बी जो है इस समुच्चय में नहीं है, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं दो चार। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं। 42 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी हम लोग क्लियरली बता सकते हैं ना। तो 42 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे, इससे जो है क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी। कौन कौन सी संख्याएं जो है विभाजित करती हैं, तो जो विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, एक तो सभी को विभाजित करती है, यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 7 आ गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 3 2 और 42 तो विभाजित करती है, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। 1 2 3 7 6 14 21 42। तो ये भी समुच्चय हो गया। भारत की सभी नदियों का समूह। तो भारत से होकर कितनी नदियां गुजरती हैं, ये भी क्या है, आपका समुच्चय है। तो यहाँ से जो है समुच्चय हम लोगों का क्लियर हो गया कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या समुच्चय का कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया। तो अब हम लोग ये देखेंगे समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है। हम लोग का जो हेडिंग था वो यही था कि समुच्चय और उसके निरूपण की विधियां। तो समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे प्रायः समुच्चय को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं रहती हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, एक पॉइंट इसमें आप लिखिए, एक पॉइंट ए कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। आमतौर पे प्रायः का मतलब होता है कि आमतौर पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जैसे ए बी सी, इन सबसे ए बी सी पी क्यू एन, इन सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है समुच्चय को, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उसको आमतौर पे इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि समुच्चय की वस्तुओं को प्रायः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है।
तो आम तौर पे समुच्चय को रिप्रेजेंट करना होगा तो किससे निरूपित करेंगे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे या समुच्चय की जो वस्तुएं होंगी उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, इन सब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया समुच्चय की डिफिनीशन, और समुच्चय का जो है थोड़ा बहुत हो गया कि समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि कोई भी किसी भी समुच्चय में कोई वस्तु है या नहीं है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक समुच्चय पहले लिख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। अब इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल बी से। तो कैपिटल बी में क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो कैपिटल बी से हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू। अब हम लोग कोई एलिमेंट बोला जाए ए, स्मॉल ए, तो इस जो है स्मॉल ए जो एलिमेंट है ये समुच्चय बी में है कि नहीं है, इसको दिखाने के लिए हम लोग एक साइन कर जो है यूज करते हैं। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और इसको लिखते कैसे हैं, ए बिलोंग टू ए। इसको पढ़ते कैसे हैं कि ए स्मॉल ए बिलोंग, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे वी है, वी से रिप्रेजेंट, स्मॉल ए बिलोंग टू बी, यानी ए जो एलिमेंट है वो बी समुच्चय में है। और इसके लिए ये साइन क्या है, एप्सिलॉन इसको बोला जाता है। और पढ़ते कैसे, ए बिलोंग टू वी, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ए समुच्चय वी में है। या इसको और भी ऐसे पढ़ते हैं कि ए स्मॉल ए समुच्चय वी का अवयव है, या ए समुच्चय वी में है, ए समुच्चय वी का अवयव है, या ए समुच्चय वी की वस्तु है। इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर बोला जाए, आपको बोला जाए कि समुच्चय वी में है का अवयव या वस्तु, ये सब क्या है, एक ही चीज है। तो हम लोग किसी भी समुच्चय में कोई एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एप्सिलॉन वर्ड से पढ़ा कैसे जाता है, स्मॉल ए बिलोंग टू वी, यानी ए समुच्चय वी में है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए समुच्चय वी में है, या ए समुच्चय वी का अवयव है, या ए समुच्चय वी की वस्तु है। अब हम लोगों को एक एलिमेंट दिया जाता है बी, तो बी जो है इस समुच्चय में नहीं है, तो बी को हम लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग टू वी, यानी जो बी एलिमेंट है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि बी समुच्चय वी का अवयव नहीं है, या ऐसे पढ़ते हैं कि बी समुच्चय वी में नहीं है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वी समुच्चय वी की वस्तु नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा कि कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में है या कोई एलिमेंट उसमें नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और पढ़ते कैसे हैं, एप्सिलॉन वर्ड से। और ये नॉट बिलोंग टू, इसको पढ़ते हैं कि बी समुच्चय वी का अवयव नहीं है, समुच्चय वी में नहीं है। ये पॉइंट हो गया
इसके बाद हम लोग देखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। ये निरूपण नहीं होता कि कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, वो निरूपण की बात नहीं करी जाती, वो तो एक सिंबल यूज किया जाता है समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, या समुच्चय को कहने का मतलब कि अभी तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोगों ने देखा किसी समुच्चय को बोलना होता है तो क्या बोलते हैं, भारत की सभी नदियों का समूह। तो इसको मैथ जो है बहुत सारे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी समुच्चय का निरूपण हम लोग देखेंगे। और अगला हेडिंग क्या आपका रहेगा, समुच्चय के निरूपण की विधियां। और समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।